नमस्कार दोस्तों। आज मैं क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर का जो नाम है विनिर्माण उद्योग यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के क्वेश्चन बैंक डिस्कस करने जा रहा हूं, जो 50 क्वेश्चंस आंसर का सेट है और ये पार्ट 1 वीडियो है। इसका मतलब ये सिर्फ आधे चैप्टर से ली गई 50 क्वेश्चन है और मैं ये बता देना चाहता हूं कि ये 50 क्वेश्चन जो है फुली NCERT जो टेक्स्ट बुक है क्लास 10th का उसके पैराग्राफ से ली गई है। इसलिए दोस्तों, आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से जो CBSE बोर्ड एग्ज़ाम है और जो यूनिट टेस्ट जो होती है उसके हिसाब से तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके लिए। इसके अलावा अगर आप कोई भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं GK GS के रूप में जनरल नॉलेज के सेट में दिए रहते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, इसे लास्ट तक बने रहिए। चलिए हम आपके सामने 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो विनिर्माण उद्योग कैसी प्रक्रिया है। तो विनिर्माण उद्योग द्वितीयक प्रक्रिया है। आपको पता होगा कि प्रथम, द्वितीयक और तृतीयक 3 प्रक्रियाएं होती है। तो विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो द्वितीयक आते हैं। कृषि और रॉ मटेरियल से जो आधारित जो भी तरह का उद्योग होते हैं वो जो है प्रथम प्रक्रिया में आते हैं और ये जो है मैन्युफैक्चरिंग जो है वो द्वितीयक प्रक्रिया में आते हैं। तो दूसरा है विनिर्माण क्या है, यानी डिफिनेशंस हैं। तो कच्चे जो माल होते हैं उसको किसी तरह से संशोधित करके उसको बड़े पैमाने पर अधिक मूल्यवान वस्तु बनाना। जैसे आप बहुत सारे कॉटन से कपड़े बनाए जाते हैं, आप इसमें और भी देख लीजिए, लकड़ी से कागज़ बनाए जाते हैं। तो ये विनिर्माण जो है वो प्रक्रिया है। विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इसी को कहते हैं कि कच्चे माल को संशोधित करके उसको मूल्यवान वस्तु बनाना। अगला क्वेश्चन है विनिर्माण का महत्व क्या है। उसका क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, विनिर्माण से क्या क्या चीज़ें होती है हमारे जीवन में या हमारे समाज में, हमारे देश में। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो इम्पोर्टेंट्स क्यों है। तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अगर नहीं होता तो कृषि की आधुनिकीकरण में कोई भी सुधार नहीं होता। लोग उसी तरह से पुराने जमाने के हिसाब से जीविका कृषि करते, सिर्फ खाने से मतलब रहता, कृषि उतना ही उगाई जाती जितनी हम खा पी सके। लेकिन कृषि की आधुनिकीकरण क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है वो बहुत सारे इन वस्तुओं को मूल्यवान वस्तुओं में बदली और लोगों ने इसका उपयोग भारी मात्रा में किया। पॉपुलेशन के हिसाब से डिमांडें बढ़ी और लोगों ने कृषि में सुधार किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उपज करके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और डिमांडिंग पॉपुलेशंस को फुलफिल कर सके। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट द्वितीयक और तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराने में। द्वितीयक सेवा जो है इम्पोर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, आप देखिए कि बहुत सारे जो सिटीज़ हैं, मेट्रो सिटीज़ हैं, बहुत सारे फैक्ट्रीज होते हैं जिसमें लाखों करोड़ों लोग डेली काम करने जाते हैं। तो एक तरह से आप देखिए कि द्वितीयक जो सेवाएं हैं वो जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कहते हैं और ये बहुत सारे रोजगार जो है हमें प्रदान करती है। इसके अलावा जो तृतीयक सेवाएं हैं जैसे ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, जो प्रथम और द्वितीयक सेवाओं को हेल्प करती है, तो उन सेक्टरों का भी विकास जो है वो विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन का विकास हुआ है, बैंकिंग, इससे जुड़े बैंक का विकास हुआ है, इससे जुड़े आप कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में विकास हुआ है। तो लोग वहाँ पर भी बहुत सारी नौकरियाँ उनको मिली ताकि द्वितीयक और प्रथम को हेल्प कर सके। नेक्स्ट चलते हैं कि बेरोजगारी तथा गरीबी उन्मूलन में, क्योंकि ये रोजगार प्रदान करने वाले इम्पोर्टेंट कारक में से हैं, इसीलिए ये बेरोजगारी और गरीबी उन्मूलन में भी विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि हजारों लाखों करोड़ों लोगों को नौकरी प्रदान करती है। नेक्स्ट चलते हैं उद्योग की स्थापना कर क्षेत्रीय समानताओं को कम करने में।
ठीक है। तो उद्योग की स्थापना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, तो इसलिए उद्योग की स्थापना करेगा और क्षेत्रीय जो असमानताएं हैं उनको दूर करने में, क्योंकि लोगों हर अधिक से अधिक लोगों को यहाँ पर जो है वो रोजी रोजगार मिल रहा है। तो जो हमारे वातावरण में असमानताएं हैं उनको जो है वो कम करेंगे। अगला है वाणिज्य व्यापार को बढ़ाने में और औद्योगिक विकास करने में। तो ये विनिर्माण उद्योग का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, उद्योगों की स्थापना के लिए कौन कौन से कारक प्रभावित करती है। तो जब हम उद्योग स्थापना करते हैं या जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उद्योग की स्थापना करता है, तो प्रभावित करने वाले कारक यानी वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें देखकर जो है उद्योग की स्थापना करनी चाहिए, या कौन कौन से कारक है जो उद्योग को लाभ या हानि पहुँचा सकता है। तो ये कारक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे श्रमिक, अगर काम करने वाले लोग नहीं मिलेंगे तो उद्योग की स्थापना कर भी देंगे तो सक्सेस नहीं हो सकता, या श्रमिक अगर महंगे होंगे तो भी उद्योगों में बहुत सारी बाधाएं आ जाएगी। और दूसरी चीज़ है पूंजी। पूंजी मतलब कैपिटल। हम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो उद्योग की स्थापना सोच भी नहीं सकती, क्योंकि पूंजी नहीं होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, लोगों को सैलरी कैसे दे पाएंगे, रॉ मटेरियल परचेजिंग कैसे होगी, और एक तरह का सिस्टम कैसे बनेगी। तो बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है किसी भी उद्योग की स्थापना करने में, तो पूंजी बहुत महत्वपूर्ण कारक है। शक्ति के साधन, यानी शक्ति के साधन का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिसिटीज, पावर। तो ये इसके बिना मशीनें कैसे ऑपरेट होगी, तो शक्ति के साधन भी इम्पोर्टेंट है। अगर हमें शक्ति के साधन उपलब्ध अच्छे से नहीं है तो बहुत सारे उद्योग लॉस में भी चल सकते हैं या आगे जाके बंद हो सकती है। तथा बाजार अगर दूर है या नहीं है, तो दोनों कारकों में ये बहुत घाटा होने वाला है उद्योगों की। इसलिए उद्योग की स्थापना के पहले हमें बाजार देखनी चाहिए कि बाजार उसकी है या नहीं है, जिस वस्तु की हम प्रोडक्शन दे रहे हैं उसकी बाजार यानी डिमांड है या नहीं है। और दूसरी चीज़ फिजिकली वे में हम देखना हमें चाहिए कि बाजार हम हमारे उद्योग से, जहाँ इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश है वहाँ से बाजार कितनी दूरी पर है और बाजार कितनी इफेक्टिव बाजार है। ठीक है, तो बाजार बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोडक्शंस को ओवरऑल आपको बेचना है, तो बेचने के लिए बाजार की ज़रूरत होती है। तो इसलिए उद्योगों की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है वो बाजार भी आता है। तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अगला चलते हैं, समूहन बचत क्या है। समूहन बचत का मतलब होता है कि बहुत सारे उद्योग जो है वो नगरों के आसपास लगाए जाते हैं। क्यों नगरों के आसपास लगाए जाते हैं? ताकि बहुत सारी सुविधा जो है वो नगर के द्वारा उसे आसानी से मिल जाए। अगर उद्योग अगर दूर हम लगाते हैं तो सबसे पहले आपको रोड डेवलपमेंट करवाना पड़ेगा, जो उद्योग लगा रहे हैं लोगों को आने जाने की सुविधा देनी पड़ेगी, बस देनी पड़ेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर नहीं पहुंच रहा है तो कंपनी के द्वारा उनकी खुद की ट्रांसपोर्ट देनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ है कि ट्रांसपोर्टेशंस, जो रॉ मटेरियल लाना और ले जाना। दूसरी चीज़ है प्रोडक्शंस को लाना ले जाना। तीसरी चीज़ है कि पानी की व्यवस्था, दूर अगर है तो पानी की व्यवस्था खुद से आप सेपरेट आपको करना पड़ेगा। बिजली लाने के लिए आपको खुद से बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। लेकिन नगर के पास रहेगा तो बहुत सारी सुविधा जो है वो आसानी से, और बाजार भी अगर दूर है वहाँ से तो दिक्कत है। तो इसलिए नगर केंद्रों द्वारा दी गई सुविधा को लाभ उठाने के लिए बहुत सारे उद्योग जो है वो नगर के आसपास ही लगाए जाते हैं। इसे उद्योग का समूहन बचत कहते हैं। जिससे क्या होता है, उद्योग में जो है एक तरह का बचत देखने को मिलता है। जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं वो क्या है, कम हो जाती है, तो उद्योग को थोड़ा बचता है, इसलिए समूहन बचत इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग बाजार संबंध को बताएं, यानी उद्योग और बाजार के बीच में संबंध क्या है। तो सबसे पहले हम निवेश करेंगे, यानी कच्चा माल तथा उसके घटक। निवेश का मतलब है कि उद्योग लगाइएगा तो सबसे पहले आपको निवेश के रूप में क्या करना होगा, कच्चा माल चाहिए ही चाहिए। और उसके घटक का मतलब जो कच्चा माल के लिए ट्रांसपोर्टेशन, कुछ कैपिटल, इस तरीके से चीज़ें जो है उसके घटक है। तो कच्चा माल अगर हम चलो लगा दिए, उसके बाद उत्पादक घटक, यानी उत्पादक घटक में भूमि और श्रम पूंजी आता है। तो फिर आपको इससे रिलेट करना होगा, उत्पादक घटक आएगा सेकेंड में।
तीसरी है परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन, फिर चौथा है कारखाना, फिर पांचवा है कारखाने में जो माल पहुंच गया उसके बाद तैयार हो गया माल, तो तैयार माल को फिर बाहर ले जाने के लिए परिवहन, फिर उसके बाद परिवहन कहाँ ले जाएगा तो उसे बाजार में ले जाएगा, और इन सभी चीज़ों के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। तो इसलिए उद्योग और बाजार में ये जो है बीच की चीज़ें आती है कि उद्योग और बाजार दो अलग अलग कॉर्नर पर है, तो इसके बीच में क्या क्या चीज़ें होगी। तो उद्योग के लिए कच्चा माल, फिर उसके लिए लोगों की मेहनत, जमीन, उसके बाद उसमें उनको कच्चा माल पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन उद्योग में, फिर कारखाना में पहुंच गया, उसके बाद प्रोडक्शन चालू हुआ, फिर तैयार हुआ, तैयार के लिए फिर परिवहन, परिवहन के बाद फिर उस माल को जो है वो फिनिश प्रोडक्ट को बाजार में ले जाया जाएगा, उसके बाद जो है बाजार में सामान बिकेगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन सभी चीज़ों के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उद्योग की अविस्थिति का निर्धारण कैसे होती है। तो अविस्थिति का निर्धारण क्या होती है कि जो भी उद्योग की प्रोडक्शन में जो है अगर कम से कम लागत लगती है तो उद्योग ज़्यादा एस्टेब्लिश मानी जाती है और ज़्यादा दिन तक टिकती है, उसके प्रोडक्ट जो है मार्केट में जो है मोनोपोली के तहत बिकती है, क्योंकि उसके प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है बाजार की तुलना में। जिस उद्योग में कम से कम लागत में अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट निकलते हैं, स्वाभाविक है कि कस्टमर क्या चाहेगा, अच्छा प्रोडक्ट और दूसरा कम दाम में। तो दाम की जो बढ़त होती है वो किसी वस्तु की दाम अगर ज़्यादा है, इसका मतलब क्या होता है, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा है, यानी उस फैक्ट्री में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसमें लागत ज़्यादा लगती है, तो ओवरऑल को भी फैक्ट्री लॉस में नहीं बेचेगा अपना प्रोडक्ट, इसीलिए कहीं ना कहीं उसका जो कॉस्ट जो है वो फिनिश प्रोडक्ट पर आता ही है। तो इसलिए जिस उद्योग में न्यूनतम उत्पादन लागत होती है वो उस उद्योग ज़्यादा सफल माना जाता है, उसके प्रोडक्ट बाजार में सस्ते और अच्छे बिकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग की आदर्श अवस्थिति को बताएं। तो उद्योग की आदर्श अवस्थिति क्या है, तो उस स्थान पर कच्चा माल प्राप्त करने की लागत, जैसे कोई भी फैक्ट्री है, अगर वो फैक्ट्री में दूर से कच्चा माल आ रहा है तो निश्चित रूप से उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी और उसके फिनिश प्रोडक्ट पे कहीं ना कहीं कॉस्ट गिरेगी और उसके फिनिश प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा दाम के हो जाएंगे। बाजार की तुलना में अगर ज़्यादा दाम पे हो तो उनकी प्रोडक्ट बिकने में मुश्किल होगी। तो कच्चा माल अगर नज़दीक होता है तो सबसे आदर्श माना जाता है, वहाँ लाने ले जाने में भी, और प्रोडक्शन कभी कभी जैसे दूर से आ रहा है तो हो सकता है प्रोडक्शन कॉस्ट जो है ज़्यादा हो, या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि लाने ले जाने में बाधाएं हो गई, तो सही समय पर फैक्ट्री में अगर माल नहीं पहुंचा कच्चा माल, तो वहाँ पर भी लोग लाखों की संख्या में काम करते हैं, तो वहाँ लोग बैठ जाएंगे तो उसका भी कॉस्ट गिरेगा। तो इस तरह से कच्चा माल जितना नज़दीक होगा वो आदर्श माना जाएगा। उस स्थान पर उत्पादन की लागत, उस स्थान पर उत्पादन की लागत का मतलब है कि वहाँ पर पानी से लेकर, बिजली से लेकर, कम्युनिकेशन से लेकर हर चीज़ में कितनी कॉस्ट जो है वो फैक्ट्री के ऊपर गिरती है। तो उस स्थान पर उत्पादन की लागत अगर कम है तो आदर्श है, ज़्यादा है तो ओवरऑल बहुत मुश्किल है। उत्पादन की वितरण की लागत, बेचने में जो है वो कितनी लागत होती है, हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो कितनी लागत जो है वो गिरती है। तो ये भी एक आदर्श अवस्थिति के अंतर्गत आता है कि हमें बेचने में एडवर्टीजमेंट से लेकर, मार्केटिंग से लेकर जो है डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर कितनी लागत लगती है, तो ये अवस्थिति को बताती है। उस स्थान पर उद्योग की स्थापना का निर्णय, सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि उस स्थान पर उद्योग की स्थापना का निर्णय लेना सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको इसके पहले सर्वे करना होगा कि वहाँ पर हम लंबे समय तक, अगर हर 10 साल में आप वहाँ फैक्ट्री बदल दीजिएगा तो मूवमेंट कॉस्ट जो है अधिक होंगे और आप कभी भी सेटल अपने उद्योग को नहीं कर पाएंगे। तो स्थापना का निर्णय का मतलब, अगर आप फैक्ट्री लगा दिए तो कम से कम आपको 50, 60 तक साल तक, 70 साल तक कम से कम वहीं पर बने रहें। तो इसके लिए सबसे पहले वहाँ की सर्वे कराना बहुत ज़रूरी होता है,
मिट्टी कैसी है, पानी कैसा है, जो है वेस्टेज मैनेजमेंट कैसा करेंगे हम लोग, लोगों के आने जाने के लिए रास्ता, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सब सारे चीज़ें, लोग कैसे हैं, सपोर्टिव हैं या नहीं हैं, ये सब सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो ये आदर्श अवस्थिति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे माल के स्रोत के आधार पर उद्योगों को कितने वर्गों में बांटा गया है। दोस्तों यहाँ पर उद्योगों के वर्गीकरण के आधार पर प्रश्न जो है सेट बनाया गया है कि उद्योग कितने तरह के होते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज है। तो चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे माल के स्रोत के आधार पर उद्योगों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो 2 वर्गों में बांटा गया है कच्चे माल के आधार पर, कृषि आधारित और खनिज आधारित। यानी कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग, ये दोनों कच्चे माल से रिलेट करते हैं, रॉ मटेरियल से रिलेट करते हैं, इसीलिए ये 2 वर्गों में बांटे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख भूमिका के आधार पर उद्योगों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो 2 वर्गों में यहाँ पर भी बांटा गया है, आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, पूंजी के निवेश के आधार पर उद्योगों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो 1 वर्गों में लघु उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो 4 वर्गों में बांटा गया है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, निजी क्षेत्र के उद्योग, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग और सहकारी क्षेत्र के उद्योग। तो स्वामित्व का मतलब होता है ओनरशिप, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का मतलब हुआ कि गवर्नमेंट, निजी क्षेत्र का मतलब प्राइवेट, संयुक्त क्षेत्र का मतलब जो है वो ज्वाइंट, और सहकारी क्षेत्र का उद्योग चौथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा व भार के आधार पर उद्योगों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो 2 वर्गों में यहाँ पर भी है, भारी उद्योग और हल्का उद्योग। ठीक है, अगला चलते हैं, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, रेशम वस्त्र किस उद्योग का उदाहरण है। तो कृषि आधारित, चूंकि ये सारे कृषि आधारित निकलते हैं, यानी रॉ मटेरियल जो है वो डायरेक्ट जो है वो कृषि आधारित पर निर्भर करता है। सूती कॉटन से, ऊनी निश्चित रूप से आपका रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, रेशम, रेयरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म। ठीक है, तो ये सब कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कच्चे माल और नेक्स्ट चलते हैं कि जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर करते हैं, यहाँ पर आधारभूत उद्योग की परिभाषा है। ठीक है दोस्तों, तो आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं। तो जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर करते हैं, ठीक है, वैसे उद्योग को क्या कहा जाता है। तो आधारभूत उद्योग कहा जाता है। जैसे आप लौह और ये सब लौह इस्पात का आप देख लीजिए, तो उसके लिए कच्चे माल अलग है और इससे कच्चे माल से फिर दूसरा प्रोडक्ट निकलता है। ठीक है, हम आयरन ओर लगाते हैं और निकलता कुछ और है, इस्पात निकलता है, स्टील निकलती है। ठीक है, तो इसे आधारभूत उद्योग हम कहते हैं। तांबा प्रगलन और एल्युमिनियम प्रगलन कैसा उद्योग के अंतर्गत आता है। तो आधारभूत उद्योग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जो उत्पादन उपभोक्ता के सीधे उपयोग हेतु होता है वैसे उद्योग को हम क्या कहते हैं। तो उपभोक्ता उद्योग, उपभोक्ता डायरेक्ट इसका उपयोग करते हैं, डायरेक्ट, जैसे चीनी। तो ये जो है हम दंत मंजन, कागज और पंखा, ये सब जो है उपभोक्ता डायरेक्ट इसका उपयोग के लिए ऐसे उद्योग को लगाए जाते हैं कि वो यूज कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है BHEL, यहाँ पर फुल फॉर्म भी है, तो यहाँ पर फुल फॉर्म भी आपको लर्न करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कंपटीशन लेवल में जाइएगा तो शायद यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि BHEL का फुल फॉर्म क्या है। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड किस प्रकार का उद्योग है। तो ये सार्वजनिक क्षेत्र में लगे उद्योग है, यानी फुल्ली गवर्नमेंट जो है इंडस्ट्रीज है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शंस का काम करती है। भारत में सबसे बड़े बिजली उद्योग में से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, SAIL स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड किस प्रकार का उद्योग है। तो सार्वजनिक क्षेत्र में लगे उद्योग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी गवर्नमेंट है, सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रबंधित तथा सरकार द्वारा संचालित उद्योग को क्या कहते हैं।
यानी सार्वजनिक क्षेत्र में लगे उद्योग। मैंने अभी आपको बताया, यानी सेल और बीएचईएल के बारे में बताया कि ये सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग है। इसकी परिभाषा क्या है? सरकारी एजेंसियां द्वारा प्रबंधित तथा सरकार द्वारा संचालित। इसका मतलब है कि सेल और बीएचईएल जो है वो सरकारी एजेंसियों द्वारा लगाया गया है और सरकार द्वारा संचालित किया गया है, इसीलिए इसे सार्वजनिक क्षेत्र में लगे उद्योग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा उद्योग जिनका एक व्यक्ति के स्वामित्व, एक व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ एक ही व्यक्ति के स्वामित्व या उसके द्वारा संचालित होता है। तो किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। तो निश्चित रूप से अगर मैं खोलता हूँ उद्योग तो मेरा उद्योग निजी क्षेत्र में उद्योग कहलाएगा, क्योंकि इसकी स्वामित्व सिर्फ मेरी ऊपर है। ठीक है, तो जैसे बजाज या डाबर, ये जो है किसी पर्टिकुलर लोग या पर्टिकुलर ग्रुप के द्वारा जो है वो ऑपरेट होता है, तो इसे हम बाजार निजी क्षेत्र में उद्योग कहते हैं। जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं, बजाज है, डाबर है, ऐसे लाखों को कंपनियां जो है आपको मिल जाएंगी, अम्बुजा है, ठीक है, और बहुत सारे सीमेंट फैक्ट्रियां हैं, बहुत सारे दवाई की फैक्ट्रियां हैं। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड, यानी ऑयल इंडिया लिमिटेड किस प्रकार का उद्योग है? तो संयुक्त क्षेत्र का उद्योग है। इसमें गवर्नमेंट और निजी दोनों काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिस्को कौन से क्षेत्र का उद्योग है? टाटा टिस्को निजी क्षेत्र का उद्योग है। जो रतन टाटा आपने सुना होगा, तो उनके सीईओ यहाँ रह चुके हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। भारत में पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग कब लगाया गया था? तो 1854 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि भारत में पहला सफल सूती वस्त्र कब लगाया गया था उद्योग? तो 1854 ईस्वी में। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पर आंसर लिखे हुए हैं, इसके अलग से क्वेश्चंस नहीं बनाए। मुंबई में, हाँ पूछ भी सकता है कि सूती वस्त्र जो है पहला कहाँ पर लगाया गया? तो मुंबई में लगाया गया, जो 1854 ईस्वी में लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ। संसार में पटसन तथा पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत है। पटसन मतलब जूट, ठीक है, तो जूट जो है उसका निर्माण और उत्पादक, ठीक है, देश कौन सा है? तो भारत है। भारत की अधिकांश पटसन मिलें पश्चिम बंगाल में किस नदी के किनारे है? तो पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी नदी हुगली है, तो हुगली के किनारे है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अधिकांश चीनी मिलें उत्तर प्रदेश डैश तथा हरियाणा में है। यहाँ पर दो राज्यों के नाम लिखने हैं, और भी कई राज्य हैं, ये बिहार और पश्चिम बंगाल। तो कम से कम आपको 4-5 राज्य का नाम याद रहना चाहिए कि चीनी मिलें भारत में कहाँ कहाँ है। तो उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल और हरियाणा में है। भारत में पहला पटसन उद्योग कब लगाया गया था? तो 1859 ईस्वी में लगाया गया था। 1859 में लगाया गया था। कहाँ लगाया गया था? तो कोलकाता जो है कलकत्ता के निकट रिसरा नामक जगह में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये डेट, इस डेट वाला क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट होता ही है, और ये बिल्कुल जीके जीएस वाला है, तो कोई भी कंपटीशन में भी आपका यहाँ से क्वेश्चंस मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ। नालको तथा बाल्को नामक एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्र कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी उद्योग में प्रयुक्त होने वाला कच्चा माल में कौन सा है? बहुत इजी है, गन्ना। चीनी कैसे बनता है? गन्ने से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई छत्तीसगढ़ में स्थित कैसी क्षेत्र का लोहा इस्पात उद्योग है? तो सार्वजनिक क्षेत्र का है। तो यहाँ पर आप यहाँ लर्न भी कर सकते हैं दोस्तों कि भिलाई कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ में है। या छत्तीसगढ़ में लोहा इस्पात उद्योग कौन सा है, नाम बताइए? तो भिलाई है। तो कैसा है? तो सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है। तो यहाँ पर कई क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। आगे चलते हैं। ऐसा उद्योग जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के प्रयास से चलाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर परिभाषा आ गई है। बोला जा सकता है कि संयुक्त उद्योग किसे कहते हैं? संयुक्त उद्योग किसे कहते हैं? तो ऐसा उद्योग जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र, यानी राज्य सरकार भी हो और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर जो है उसके प्रयास से चलाए जाते हैं, उसे हम संयुक्त उद्योग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा उद्योग है जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पाद और श्रमिकों या दोनों के हाथों में होता है? तो सहकारी उद्योग। ये सहकारी उद्योग किसे कहते हैं? उसका डिफिनेशन है
कि जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पाद और श्रमिकों या दोनों के हाथों में होता है, उसे हम सहकारी उद्योग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के चीनी उद्योग कौन सा उद्योग के अंतर्गत आते हैं? सहकारी उद्योग। ज्यादातर चीनी उद्योग सहकारी उद्योग में ही आते हैं, उसके ओनर खुद ही उनके कच्चे माल की पूर्ति करने वाले लोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ऐसा कौन सा उद्योग है जिसमें संसाधनों का कोष संयुक्त होता है तथा लाभ और हानि का विभाजन भी अनुपातिक होता है? तो सहकारी उद्योग में ऐसा होता है। कपास उद्योग के कारकों के बारे में बताएं। कपास उद्योग लगाने के लिए हमें कौन कौन से कारक होने चाहिए? तो कोई भी उद्योग को लगाने के लिए जो है कारक जो है वो लगभग कॉमन ही होता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है। जैसे कपास की उपलब्धता, तो कपास की उपलब्धता होनी चाहिए, रॉ मटेरियल तो होना ही चाहिए। कपास की जगह पर कुछ और होता तो उसकी उपलब्धता होती। बाजार तो सभी में हो गए, परिवहन सभी में होंगे। कोई भी उद्योग आप लगाइएगा, बाजार और परिवहन और रॉ मटेरियल की उपलब्धता जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पत्नों की समीपता, पत्नों की समीपता का मतलब है उसको बाजार, यानी अगर हम दूसरी जगह भेजते हैं, विदेशों में भेजते हैं या वहाँ से प्रोडक्शन करके निकालना है हमें, तो वो नज़दीक होनी चाहिए। ये नमी युक्त जलवायु ये कपास के लिए ही सिर्फ इम्पोर्टेंट है। बाकी अगर लोहे उद्योग के लिए है तो नमी युक्त जलवायु की कोई मतलब यहाँ पर नहीं होता है। नमी युक्त जलवायु लोहे के लिए कोई मतलब नहीं रखता है। तो लोहे कपास उद्योग के लिए नमी युक्त जलवायु सिर्फ पैसिफिक है, कपास उद्योग के लिए ही लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सूती रेशे के विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी कितनी है? तो लगभग 1/4 है। यानी 1/4 जो है पूरे विश्व व्यापार में भारत 1/4 भाग जो है वो व्यापार में भागीदारी रखता है। पटसन निर्यात में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। यानी पटसन निर्यातक में भारत जो है दूसरे स्थान पर निर्यात करता है विश्व में, और पहला स्थान जो है बांग्लादेश का है। ये भी आपको याद रखना है कि पहला स्थान किसका है? तो बांग्लादेश का है, और दूसरा स्थान किसका है? तो भारत का है, जो पटसन निर्यात में विश्व में स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। ठीक है, चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है, पहला स्थान चीन का है, लेकिन प्रथम स्थान भारत में क्या है? गुड़ और खांडसारी के उत्पादन में प्रथम स्थान भारत रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी उत्पादन है जिसे प्राय किसी भी देश का विकास का पैमाना भी माना जाता है? तो निश्चित रूप से इस्पात के उत्पादन, इस्पात का उत्पादन जो है वो देश के विकास का पैमाना माना जाता है, क्योंकि ये भारी उद्योग में आते हैं और इसके बेस पे कई इंडस्ट्रीज और कई तरह की फैसिलिटीज जो है वो लागू की जाती है। जैसे रेलवे का डेवलपमेंट हो या कोई भी तरह का एयरपोर्ट हो, कोई ऐसा इंडस्ट्रीज नहीं है जहाँ पर इस्पात का यूज नहीं होता हो। तो इस्पात जितना भी प्रोडक्शन इन हाउस होगा, यानी किसी देश के अंदर ज़्यादा प्रोडक्शन अगर होता है तो और भी इंडस्ट्रीज सेटअप करने में जो है कॉस्ट बहुत ही कम पड़ेगा। इसलिए विकास के लिए जो है बहुत जरूरी है इस्पात का उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इस्पात उद्योग के लिए लौ अयस्क कोकिंग कोल तथा चूना पत्थर का अनुपात क्या होता है? ये कंपटीशन लेवल में कई बार आ चुका है। 4, 2 और 1 अनुपात में कोकिंग कोल, चूना पत्थर जो है और लौ अयस्क जो है मिलाया जाता है इस्पात उद्योग के लिए। इस बात को कठोर बनाने के लिए यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, तो 44 नंबर में इस्पात को कठोर, यहाँ इस बात लिखा हुआ है। इस्पात को कठोर बनाने के लिए कौन से खनिज की आवश्यकता होती है? तो मैग्नीज की आवश्यकता होती है। मैग्नीज मिलाने से इस्पात जो है वो बहुत ही हार्ड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन है। इस्पात का सर्वाधिक खपत करने वाला भी देश चीन ही है। ये दोनों चीजें याद रखना होगा आपको कि सबसे बड़ा उत्पादक भी चीन है और खपत करने वाला भी देश चीन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कौन से क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग केंद्रित है? तो छोटा नागपुर के पठार
में सबसे ज़्यादा लोहा और इस्पात उद्योग का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। सबसे ज़्यादा फैक्ट्रीज आपको छोटा नागपुर के पठार में मिलता है, जो झारखंड उड़ीसा के साइड में है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। भारत संसार का एक बहुत महत्वपूर्ण लौह इस्पात उत्पादक देश है, लेकिन यहाँ इस उद्योग का विकास नहीं हो पाया है। इसके कौन कौन से कारक हैं? तो आपने इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिशमेंट का कारक जो है पढ़ चुके हैं। निश्चित रूप से उनमें से ही एक कारक होंगे जो भारत में लागू हुआ होगा, जिसके कारण इस्पात का उद्योग का विकास नहीं हुआ होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर है उच्च लागत। उच्च लागत का मतलब है कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज़्यादा है। वजह कुछ और भी होगा, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज़्यादा है, इसलिए इस्पात का जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होगा। और विश्व व्यापार में हमारे इस्पात की जो कॉस्ट ज़्यादा होने के कारण जो है लोग या देश नहीं खरीद पाए होंगे। कोकिंग कोयले की सीमित उपलब्धता। कोकिंग कोयला बनाने की, इस्पात को बनाने के लिए कोकिंग कोयला लगता ही है, जो कम हमारे देश में पाया जाता है। कम श्रमिक उत्पादकता, यानी श्रमिक उत्पादकता कम है। ऊर्जा की अनियमित आपूर्ति, यानी अच्छे तरीके से जो बिजली जितनी मिलनी चाहिए उतनी बिजली मिल नहीं पाती। अविकसित अवसंरचना, तो ये सब कारक जो है जिसके कारण लौह इस्पात जो है भारत में विकास नहीं कर पाया है। एल्युमिनियम प्रगलन में कौन से खनिज की आवश्यकता होती है? तो बॉक्साइट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बॉक्साइट मिलाने से एल्युमिनियम प्रगलन जो है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम की क्या क्या विशेषता है? बहुत ही लॉजिकल है। एल्युमिनियम की क्या क्या विशेषता है? तो ये हल्का होता है, जंग अवरोध होता है, जंग नहीं लगता है इसमें, ऊष्मा का सुचालक होता है, लचीला होता है। तो इसका उपयोग है हवाई जहाज बनाने में, बर्तन तथा तार बनाने में। तार का मतलब है बिजली का वायर, ठीक है, बनाने में इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम है, एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्र भारत में कहाँ कहाँ है? इन 4 राज्यों के नाम बताएं। तो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश में जो है एल्युमिनियम प्रगलन की फैक्ट्रियाँ लगी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर एक 50 क्वेश्चन जो है बिल्कुल आप अगर देख रहे होंगे तो बिल्कुल जो है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से लिया हुआ है, कहीं और से नहीं लिया हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको जो है 10th में जो आने वाले एग्ज़ाम है, चाहे प्री बोर्ड हो या किसी भी तरीके से फाइनल एग्ज़ाम हो, तो वहाँ पर आपको बिल्कुल टेक्स्ट बुक के आधार पर क्वेश्चंस मिले, ताकि आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़े। यहाँ से 50 क्वेश्चंस पार्ट 1 में हैं। इसी चैप्टर का पार्ट 2 भी मैं बनाऊंगा, जो आगे के पोर्शन कवर करेंगे। अगर आप इसे अच्छे से देखते हैं, पढ़ते हैं, तो आपके नोट्स भी इम्प्रूव होगा और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी तरीके से होगी, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव भी है, डेट्स वाले भी क्वेश्चंस हैं, डिफिनेशन वाले भी क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर क्या है कि मैं यही चाहता हूँ कि आपको अच्छे से अच्छे सेट दे सकूँ, ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे तरीके से हो और आप अच्छे नंबर ला सकें। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसी तरह से मैं आगे और भी आपके चैप्टर्स के वीडियो बनाऊंगा। अभी ज्योग्राफी चल रहा है, फिर हिस्ट्री और फिर पॉलिटिकल साइंस का भी वीडियो बनाऊंगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हमारा वीडियो आपके पास पहुंचे, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक अगर नहीं किए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट